गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के आज के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो है लेफ्ट साइड में आप देखेंगे रिवाइज्ड सिलेबस है और राइट साइड में जो है वो आप लोगों का ओरिजिनल सीबीएसई का सिलेबस था इस साल के लिए, क्लास 12 फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस को फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि इलेक्ट्रिक चार्जेस, पुराने सिलेबस में भी इलेक्ट्रिक चार्जेस था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो भी था। कूलम्स लॉ 2 पॉइंट के लिए और मल्टीपल के लिए, कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए और मल्टीपल चार्जेस के लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं चेंज हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल और टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल और टॉर्क। ये भी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, infinitely long straight wire, infinite plane sheet, क्या infinitely strong and infinitely plane sheet। सिर्फ एक टॉपिक सीबीएसई ने फर्स्ट चैप्टर से आपके हटाया है, वो है थीम स्फेरिकल शेल। तो जब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं एनसीईआरटी का, तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि शेल के क्वेश्चंस नहीं बनाने, बाकी सब कुछ हमको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग सिलेबस डिस्कशन के बाद कल हमने देखा था, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे। ठीक है, सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, हमको क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है बेटा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है मुझे और साथ में वेक्टर क्वांटिटी है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। तो थोड़ा सा फिजिक्स में क्या है, आपको इमेजिनेशन होना जरूरी है। बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मैथ्स वालों के लिए थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि मैथ्स में हम लोग वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ते हैं। लेकिन बेसिक तो आप 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ के ही आए हैं कि मान लीजिए ये मेरा 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये मेरा 3 डायमेंशनल स्पेस है, जहाँ पे अगर ये x होता, ये y होता, तो ये z होता। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया बेटा 3 × 10⁻³ I कैप, साथ ही साथ मेरे को एक स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, फिर तो कोई एकदम बेसिक क्लास 6 का भी बच्चा है तो उसको भी पता है कि अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा है तो उसका एरिया हो जाएगा 10 × 10 डिवाइड बाय 100 × 100, दैट इज 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो मुझे दो चीजें पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे चुका है, एरिया भी वो क्वेश्चन में बता रहा है। whose plane is parallel to YZ plane। ठीक है, तो ये स्क्वायर कैसे रखा गया है, स्क्वायर को ऐसे YZ प्लेन के पैरेलल में रखा गया है। जाहिर सी बात है कि स्क्वायर का भी जो डायरेक्शन है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन है, दोनों पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और मेरा स्क्वायर का भी एरिया क्या है, इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 0 डिग्री। तो मुझसे पहला पार्ट पूछ रहा है मुझसे पहला पूछ रहा है व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैंने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो वैल्यू रख देता हूँ मैं 3 × 10⁻³ इंटू एरिया मैंने अभी निकाला 10⁻⁻² इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 मेरे को पता है 1,
तो कितना आ गया मेरा 3 इंटू 10 या 30 यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर, इतना उसने पूछा। इसी का पार्ट बी अब अगर आप ध्यान से देखते हो, पार्ट बी को देखो, अब पूछ रहा है पार्ट बी में फ्लक्स बताना है हमको सेम स्क्वायर के लिए जिसका नॉर्मल प्लेन 60 डिग्री बना रहा है, किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। मतलब अब थोड़ा सा इमेजिन हम करेंगे, थोड़ा सा हम इमेजिन करेंगे। ये 3D स्पेस है, एक्स वाई और जेड, और अब जो मेरा प्लेन स्क्वायर का जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रहा है। 60 डिग्री बना रहा है मतलब अब ये ऐसा था पहले, अब ऐसा ना होके एक एंगल बना रहे हैं। इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ए, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री। थोड़ा सा इमेजिन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब अब थीटा इक्वल टू क्या दे दिया उसने मेरे को, 60 डिग्री। तो फाई ई डैश नया हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। नाउ फिर से वही वैल्यू तो वही पुट करूंगा, 3 इंटू 10 की पावर 3 into 10 की power minus 2. Now cos 60 is what, 1/2. So how much it comes? It becomes 50 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंगल अब दे दिया तो उसको भी आपको यूज करना है। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉर्मल टू इट्स प्लेन। मतलब अगर ये मेरा प्लेन है तो इसका नॉर्मल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर वो नॉर्मल टू इट्स प्लेन ना बोल के बोलता है स्क्वायर इज मेकिंग 60 डिग्री, इसी क्वेश्चन में अगर वो ये बोलता कि, इसी क्वेश्चन में वो ये बोलता कि स्क्वायर इज मेकिंग 60 डिग्री, मतलब ये स्क्वायर, अगर ये x है और ये y है और ये z है, अगर स्क्वायर मेरा 60 डिग्री बना रहा है, तो स्क्वायर का जो परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बनाता, 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन डाल सकती है हॉट्स में, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। तो अगर स्क्वायर 60 डिग्री तो उसका नॉर्मल 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन क्वेश्चन में उसने पहले ही स्पेसिफाई किया हुआ है कि नॉर्मल टू इट्स प्लेन में 60 डिग्री, तो मैं सीधा सीधा 60 डिग्री ले रहा हूँ। नॉर्मल टू इट्स प्लेन में 60 डिग्री, तो मैं सीधा सीधा इस एंगल को क्या ले रहा हूँ, 60 डिग्री। लेकिन अगर स्क्वायर में 60 डिग्री बोलता, क्या स्क्वायर में 60 डिग्री, ये एक्स वाई जेड तीन प्लेन है, एक्स वाई जेड, और मुझे अगर यहाँ पे वो बोल रहा होता कि स्क्वायर इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो स्क्वायर का नॉर्मल जो है वो उसके साथ कितना एंगल बनाता, तब मैं कितना लेता, 30 डिग्री। हालांकि इसमें नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा वैरायटी बता रहा हूँ। ओके, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द net flux of uniform electric field through a cube of 20 centimeter so that its faces are parallel to coordinate planes। भाई सेम पिछले क्वेश्चन में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अब स्क्वायर के बदले बेटा, क्या स्क्वायर के बदले मुझे क्या दे दिया उसने, एक क्यूब दे दिया।
स्क्वायर के मतलब मेरे को क्या दे दिया, क्यूब, और पूछ रहा है इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू अभी भी उतनी ही है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसमें हम। देखो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है मेरा तो कोई दिक्कत नहीं था, 2 डायमेंशनल फेस था, लेकिन ये अब क्या है बेटा मेरा, क्यूब है ना। ये क्या बनाया मैंने, क्यूब। क्यूब में टोटल कितना फेस है, ये ऊपर टॉप, तो ये नीचे बॉटम, ये बैक, तो ये सामने फ्रंट, ये 3 नंबर बैक के लिए बनाया मैंने, बैक, टॉप, बॉटम, फ्रंट। ये सारे के सारे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। इसका वेक्टर इधर आता, बैक वाले का इधर आता, टॉप वाले का ऊपर की ओर जाता, बॉटम वाले का नीचे की ओर जाता। लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर केस में कहाँ है, इधर भी इसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, इधर भी एक्स एक्सिस में, इसके भी एक्स एक्सिस में, और इसके भी एक्स एक्सिस में। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और नीचे की ओर जा रहा है इसलिए ये भी 90 डिग्री। इसलिए ये चारों फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि मेरे को पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और जब थीटा 90 होता है तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब मेरे पास सिर्फ 2 फेस बचे, एक ये इस तरफ का फेस और एक इसके इस तरफ का। एक राइट फेस बचा मिस्टर राइट, और एक मेरे पास क्या बचा, मिस्टर लेफ्ट। ठीक है, मिस्टर राइट एंड मिस्टर लेफ्ट। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, इसको ध्यान से देखते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो भाई एक फेस ये वाला राइट वाला, इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, और ये मिस्टर लेफ्ट है लेकिन उसका एरिया वेक्टर उस तरफ खुलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा मेरी, इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रही है, और इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रही है। मतलब राइट वाले के लिए, ई राइट के लिए थीटा इज 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। ई लेफ्ट के लिए ध्यान दो, थीटा इज 180 डिग्री, क्योंकि एक राइट जा रही है और एक लेफ्ट जा रही है। आ रही बात समझ में। तो अगर यहां से फ्लक्स φ1 होता क्या, E1 इंटू A1, तो यहाँ से फ्लक्स φ2 क्या हो जाता, माइनस E1 इंटू A1, क्योंकि cos 180 क्या होता है -1। लेकिन टोटल फ्लक्स फिर क्या हो गया बेटा मेरा, टोटल फ्लक्स क्या होगा मेरा भाई, टोटल फ्लक्स फाई टोटल क्या होगा, φ1 प्लस φ2 इक्वल टू 0। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे घुस रही हैं उतनी पूरी की पूरी यहाँ से निकल जा रही है। एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं रह रहा है, इसलिए जितना आया उतना चला गया। तुमने 2 रुपए कमाया और तुमने 2 रुपए को खर्च कर दिया, तो तुम्हारे पास नेट आमदनी, नेट कमाई कितनी हो गई, 0। सेम वे जितनी फ्लक्स लाइन लेफ्ट से घुस रही है उतनी पूरी की पूरी राइट से निकल रही है, इसलिए नेट फ्लक्स इज 0। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, बट मैं इतना टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझा सकूं कि क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर से ध्यान दोगे, फिर से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। एक एक करके अब मैं बताऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा करके एक क्यूब दिया हुआ है मुझे, है ना, ऐसा करके एक क्यूब दिया। तो एक तो ये मिस्टर टॉप है हमारे पास, टॉप का फेस है, एक तो ये मेरा बॉटम है ना। तो मिस्टर टॉप का एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर, मिस्टर बॉटम का एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, नीचे। इसी तरह एक बैक का फेस है जो डॉट से पीछे की ओर जा रहा है,
और एक फ्रंट का फेस है जो आगे की ओर आ रहा है। तो बैक का एरिया वेक्टर पीछे जा रहा होगा, फ्रंट का एरिया वेक्टर आगे आ रहा होगा। लेकिन इन चारों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, इसलिए इसके परपेंडिकुलर हो गई, इसलिए इसके लिए φ1 की वैल्यू 0। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स डायरेक्शन में, ये तो लेकिन नीचे की ओर जा रहा है 90 डिग्री फिर से, इसलिए φ2 की वैल्यू भी क्या हो गई 0। यहाँ बैक है, आप 2D में उसको समझने की कोशिश करिए, पीछे की ओर है, स्टिल ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे एंगल है 90 डिग्री, इसलिए इसके केस में भी फ्लक्स की वैल्यू 0। ये फ्रंट वाला भी आगे की ओर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड जा रही है, इसलिए φ4 की वैल्यू भी क्या हो गई 0। अब ले देके मेरे पास कौन सा फेस बचा, ये राइट का और ये लेफ्ट का, है ना। मेरे पास कौन से दो फेस बचे, राइट के और लेफ्ट के। अब भाई राइट को अगर मैं देखता हूँ तो मिस्टर राइट के लिए एरिया इधर जा रहा है, और उसी के दूसरे साइड में मिस्टर लेफ्ट को देखता हूँ, उसके लिए एरिया किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल है, इसलिए फाई की वैल्यू E इंटू ए इंटू कॉस 0 इज 1। लेकिन दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन अब ये एंगल 180 मतलब cos 180 माइनस 1, दैट इज फाई 6, फाई 5 इज इक्वल टू फाई 6 इज इक्वल टू E इंटू ए इंटू माइनस 1। तो अगर मैं सबको ऐड अप करूं, φ1 से लेके φ2 से लेके φ3 से लेके सब सो ऑन, फाई टोटल इज इक्वल टू 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। Careful measurement of electric field surface of a black box indicates net outward flux to surface given। मैं 1000 बार बोला हूं, न्यूमेरिकल जब भी बताते हैं फिजिक्स में तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मेरे को फ्लक्स मिल रहा है 8 इंटू 10 की पावर 3। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वो आउटवर्ड लिख रहा है। ठीक, पूछ क्या रहा है, टू फाइंड नेट चार्ज कितना है पार्ट ए में। पार्ट बी में पूछ रहा है इफ आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ सरफेस वर 0, इफ फाई वाज 0 देन क्यू के बारे में क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो पार्ट पूछा हमने। सबसे पहले फ्लक्स दिया है तो बताओ क्यू कितना है, और दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि अगर फ्लक्स 0 है तो क्यू कितना होगा, क्या बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, y और y0। चलो पहले पार्ट 1 बनाते हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम, हमको पता है गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बस वैल्यू दे दिया मुझे, कितना वैल्यू दिया, 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में देता है, बट नहीं भी देता है तो आपको इसको रट के रखना है। मैं बता चुका हूँ ये दोनों ही वैल्यू आपको स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका हूँ कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, जो कि ये वैल्यू आती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए बेसिक मैथ्स है। अब भाई मैथ्स मल्टीप्लाई करना तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो तो आपको पहले से ही आता होगा। इसकी वैल्यू आएगी 0.07 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 0.07 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम चार्ज पूछा ना। तो पार्ट ए। पार्ट बी ये पूछ रहा है कि अगर फ्लक्स 0 है
तो चार्ज क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो अब समझो जरा इस बात को। अगर फ्लक्स 0 है भाई, मैं दो केस बना रहा हूं। पहला, उसमें कोई चार्ज है ही नहीं। दूसरा, उस डब्बे के अंदर +10 Q भी है और -10 Q भी है। ठीक है, इस केस में चार्ज 0 है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, गॉस थ्योरम की मदद से Q बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 0। इस केस में Q टोटल इज इक्वल टू, मैं लिखता 10Q minus 10Q, that again becomes 0. Again phi becomes Q total by epsilon naught is 0. तो अब बात को समझो, अगर फ्लक्स इक्वल टू 0 है, उसके दोनों मतलब हो सकते हैं कि या तो उसके अंदर चार्ज 0 है, क्या चार्ज इज 0। दूसरा मतलब हो सकता है, अगर फ्लक्स 0 है, उसका मतलब होता है कि सम टोटल of positive and negative charge is 0। इस चार्ज को 0 नहीं लिख के मैं चार्ज इज एब्सेंट। तो चार्ज से फ्लक्स पता लगा सकता हूं मैं, लेकिन फ्लक्स अगर 0 है तो मैं नहीं बता सकता कि चार्ज है या चार्ज नहीं है, क्योंकि इस केस में, केस बी में आप देख रहे हैं कि चार्ज है, लेकिन वो ऐसे एडअप हो रहा है, +10 Q और -10 Q एडअप हो के फ्लक्स 0 हो रहा है। लेकिन पहले केस में चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स 0 है। तो बोथ द केस इज पॉसिबल, इसलिए हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। यही क्वेश्चन था। ठीक है, पढ़ो जरा उस क्वेश्चन को फिर से, क्या बोल रहा है। इफ नेट चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स if net outward flux through the surface of box were 0, what could you conclude that there were no charges inside the box, why or why not? क्योंकि अगर फ्लक्स 0 है तो हो सकता है कि चार्ज ही नहीं था, या हो सकता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। हम डेफिनेटली कंक्लूड करके नहीं बता सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मुझे एक पॉइंट चार्ज दिया 10 माइक्रोकूलम का, 5 सेंटीमीटर ऊपर दिया है। ये मेरा चार्ज है, कितना 10 × 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो मतलब -6। साथ में 5 सेंटीमीटर ऊपर है, किससे 10 सेंटीमीटर के एक स्क्वायर से। इस चार्ज की वजह से इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये पूछ रहा है। What is the magnitude of electric flux through the square? Again, this is a very good conceptual question. देखो ऐसा conceptual question हम कैसे गॉस थ्योरम यूज करेंगे, using गॉस थ्योरम, using गॉस। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ जिसमें से मेरा गिवन स्क्वायर जो है वो ये था, और यहाँ पर भी मैंने एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ पर भी मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ऊपर में भी एक स्क्वायर बना दिया, नीचे में भी एक स्क्वायर बना दिया, और बीचों बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया Q। पिछले ही केस में देखो, ये जो मेरे पास स्क्वायर है इसके ऊपर में एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो इसको मैं स्क्वायर से किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टिंग स्क्वायर इनटू क्यूब। स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई गॉस थ्योरम बोलती है क्लोज्ड सरफेस से टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलता है, यस और नो। अब ये क्यूब है अगर, और सिमेट्री की मदद से ना देखो, ये भी 10 है,
ये भी 10 है, अगर ये 5 होता तो ये ऊपर में भी और कितना 5, मतलब ये क्यूब के हर साइड क्या है लेंथ 10 10 10। तो ड्यू टू सिमेट्री फ्रॉम ईच फेस इक्वल फ्लक्स मस्ट कम, इक्वल फ्लक्स मस्ट कम। मान लिया इसमें से कितना फ्लक्स आ रहा है 5 तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 5 क्योंकि टोटल एक क्यूब में कितने है, लूडो की गोटी में कितने फेस होते हैं 6 होते हैं ना, 1 से 6 तक गिनती होती है, तो टोटल 6 फ्लक्स फेस है, 6 में से बराबर निकलना चाहिए, तो 5 टोटल इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 5 सो 5 इज इक्वल टू 5 ही पूछा ना मुझे, 5 इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब Q मेरे को पता है 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -6 दे रखा है बाय 6। एप्सिलॉन नॉट को मैं ऐसे लिखूंगा 4 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ दिमाग का ट्रिक लगाना है ना, क्यों ट्रिक लगाना है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे में आप वैसी एप्सिलॉन नॉट की कितनी उटपटांग वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इससे डिवाइड करना मेरे लिए मुश्किल होगा है ना, तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया। मैंने क्या किया देखो यहाँ पे क्या दिमाग लगाया मैंने कि भाई मेरे पास सबसे पहले तो 5 इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स का 1/6 आया, तो 1/6 नाउ टोटल फ्लक्स क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे वाला टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इंटू Q। व्हाट इज Q भैया, वो तो दिया है क्वेश्चन में 10 इंटू 10 की पावर -6। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 1/6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई to 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -5। नाउ 6 से काटे, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2, फिर 2 से काटे, यहाँ पे क्या है 2, 2 3 6 इंटू 3.14, 2 इंटू 3.14, इसको आप मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये आ जाएगा 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन। तो ट्रिक आपको समझ में आ गया, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैंने दो ट्रिक्स यूज की जिससे मेरा क्वेश्चन इजी बन गया। पहला तो ये कि भैया स्क्वायर से पूछ रहा है कितना फ्लक्स, तो मैं स्क्वायर को एक क्लोज सरफेस बना देता हूँ। स्क्वायर को क्लोज सरफेस बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक क्यूब बना दिया। दूसरी बात, क्योंकि क्यूब एक सिमेट्रिकल फिगर है, उसके सेंटर पे मैंने चार्ज रखा है, तो हर फेस से निकलने वाला फ्लक्स इक्वल होगा, तो टोटल फ्लक्स जो है फाई टोटल जो है वो 6 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल फ्लक्स के होगा, 6 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल फ्लक्स होगा। तो 5 एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 6 Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा ट्रिक मैंने क्या यूज किया कि बेटा Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, मेरे को एप्सिलॉन नॉट तो नहीं पता लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई से, और उसको मैंने सॉल्व किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, जिसमें आपको मैंने ट्रिक के साथ बता दिया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, फिर से ध्यान से देखिए, पॉइंट चार्ज दिया है, सेंटर दिया है, एच ए, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है उस सरफेस। ठीक है, फिर से ये जो क्वेश्चन है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। एक पॉइंट चार्ज है एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑन एज। समझो केमिस्ट्री में आप पढ़ लिए हो सॉलिड स्टेट, इसलिए मेरे लिए इजी होगा इसको एक्सप्लेन करना। ये अब जो मेरा चार्ज है वो सेंटर ऑफ ए
क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एच के सेंटर पे है। कहां पर है? सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर, इसके सेंटर पे है। इसका ये कितना दिया? 9 सेंटीमीटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड किस पे करता है? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे। क्यू कितना है भाई? 2 इंटू 10⁻⁻6। अभी मैंने बोला एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या करूंगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा होगा? 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे। ये साइड ये खाली कंफ्यूज करने के लिए उसने बोला भाई। उसने बोला है ना इज एट द सेंटर ऑफ, सेंटर मतलब क्या होता है? उसके अंदर में, उसके बीचों बीच। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन के और क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं वो हम समझते हैं। इसी क्वेश्चन के और क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के ट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं वो समझते हैं। अगर जो चार्ज था वो इसके सेंटर पे ना होके इसके फेस में होता, कहां पर बैठा होता है? इसके फेस में। तो तुमको पता है कि अगर इस फेस है तो फेस का आधा पोर्शन कहाँ जा रहा होता? क्यूब के अंदर, और आधा पोर्शन कहाँ जा रहा था? क्यूब के बाहर। तो अगर चार्ज को बोलता उसके फेस पे है, क्या चार्ज को बोलता उसके फेस पे है, तो उस केस में मेरा चार्ज जो क्यू टोटल होता उस केस में ओरिजिनल चार्ज का सिर्फ आधा रहता, आधा चार्ज बाहर गया, आधा चार्ज अंदर। ये ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, अगर उसके एज पे बोलता, नंबर 2 उसके कहा बोलता? एज पे। तो एज पे बेटा अब बात को समझोगे, सिर्फ 1/4 चार्ज ही उसके अंदर आ रहा होता, बाकी 3/4 चार्ज जो है उसके बाहर चला जाता। समझ में आ रहा है? तो अगर उसके एज पे बोलेगा तो उसके सिर्फ 1/4 चार्ज ही अंदर आएगा, Q/4। तो यहाँ पे मैं Q डैश क्या लेता? Q/4। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर जो है नंबर 3 पे अगर मेरे को वो कॉर्नर पे बोलता, सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा दिया, आपके टीचर ने पढ़ा दिया होगा, कॉर्नर पे अगर बोलेगा मुझे, मतलब ये क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे रखा गया है, यहाँ पे चार्ज रखा गया है। तो अब और समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1/8 पोर्शन रहता है चार्ज का इनसाइड, बाकी 7/8 बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे क्यू डैश क्या हो जाता? 1/8 इंटू क्यू। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि कहाँ पर दिया है, सेंटर पे दिया है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये सब आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, तो वो उसी को कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सेंटर पे तो पूरा चार्ज लूंगा, फेस पे दिया है तो मैं हाफ लूंगा, एज पे दिया है अगर तो मैं 1/4 लूंगा, और अगर कॉर्नर पे दिया है तो गिवन चार्ज का मैं कितना लूंगा? 1/8। दिस इज अवर कॉन्सेप्ट, याद रखना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। A point charge causes electric flux minus to pass through a spherical Gaussian surface centered on the charge। ठीक है, इवन दो ये शब्द उसने स्फेरिकल यूज किया और मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्फेरिकल है, लेकिन इस क्वेश्चन का स्फीयर से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यूब के लिए भी करूंगा तो भी यह आंसर ऐसा ही होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बनाता है, उस कॉन्सेप्ट को आप अगर लिख के रख लोगे
कुछ भी क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगा आप आराम से बना सकते हो। तो आपको एक बोल रहा है, एक अननोन चार्ज है, उसको तुमने किसी, वो स्फीयर बोल रहा है, मैं कुछ भी बना रहा हूँ उसको, कोई भी सरफेस बना सकता हूँ, स्क्वायर बना दूं, सिलेंडर बना दूं, स्फीयर बना दूं, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज कॉन्सेप्ट। तो भाई आपको फ्लक्स दे दिया उसने -1 × 10⁻3, -1 मतलब इनवर्ड, मतलब चार्ज कैसा है अंदर में, चार्ज कैसा है अंदर में, चार्ज नेगेटिव है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट बना, ठीक। और उसका डायमेंशन दिया है, इसका लेंथ देगा, इसका रेडियस देगा, इसका रेडियस देगा, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक। पहला पूछ रहा है if the radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface। दूसरा पूछ रहा है what is the value of point charge। तो मैं पहले दूसरा बना लेता हूँ, उसके बाद पहले की बात करूंगा। भाई गॉस थ्योरम बोलती phi is equal to q/ε0, तो q is equal to होएगा phi into ε0। अभी आपके लिए होमवर्क है, ये मैं नहीं करके दूंगा क्योंकि मैं दोनों चीजें बता चुका हूँ। phi की वैल्यू पता है, ε0 आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻²। पार्ट बी मैंने बना दिया। पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। पहले छोटा गोला है मेरे पास, तब भी चार्ज क्यू है। अब बड़ा गोला है, पहले छोटा सिलेंडर है मेरे पास, अब बड़ा सिलेंडर है, लेकिन चार्ज सेम है। पहले छोटा क्यूब है मेरे पास, अब बड़ा क्यूब है, ठीक है। शेप एंड साइज नोट करें कृपया, डज नॉट चेंज वैल्यू ऑफ फ्लक्स। मैंने 6 तरह का बनाया ना, छोटा क्यूब, बड़ा क्यूब, छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर। मेरा फ्लक्स तो किसका फंक्शन है, q/ε0 का। जब तक मैं q को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं रेडियस चेंज कर भी लूं, मैं साइज चेंज कर लूं, मैं शेप चेंज कर लूं, phi will not change। सो सिंपल कॉन्सेप्ट, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार पढ़ो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि एक पॉइंट चार्ज दिया गया है, उसकी वजह से फ्लक्स दिया हुआ है टू पास थ्रू। स्फेरिकल शब्द बोला था मैंने, फिर लेकिन बोला सिलेबस पे नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन स्फीयर पे डिपेंड नहीं करता, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई भी गॉसियन सरफेस दे, स्फीयर दे, कोन दे, सिलेंडर दे, क्यूब दे, क्यूबॉइड दे, एनीथिंग, आई डोंट केयर, उसका रेडियस डबल करूं या उसका शेप चेंज करूं, फ्लक्स चेंज नहीं होता है। उसका रेडियस डबल करने पे साइज बड़ा साइज का है, छोटा साइज का है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ चार्ज की वैल्यू पे, ओनली चार्ज, ओनली चार्ज। तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस बनाए, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए। फिर से ये क्वेश्चंस जो है आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है मेरे साथ, है ना। मेरे साथ साथ जैसे जैसे जाते जाएंगे तो पूरा फिजिक्स इजीली मैं आपको पूरा एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और फिर प्रैक्टिस करेंगे। डेफिनेटली वी विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लैब के लिए कैसे तैयारी करें स्कूल नहीं जाने के बावजूद भी, वो मैं बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड।